चलिए हम लोग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, आवाज़ आ रही है? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को रिवाइज करते हैं। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? ठीक है, आवाज़ आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को हम लोग एक बार रिवाइज कर रहे हैं। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। देखिए, जब भी लाइट में क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो इस साइन कन्वेंशन को आपको हमेशा लगाना होगा। किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हमेशा अप्लाई करना होगा। तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या कहता है? इसका कहना है कि अगर सपोज करिए कि ये एक मिरर है, जैसे मान लीजिए कि दिस इज़ ए कॉनकेव मिरर। चाहे कोई कॉन्वेक्स मिरर है, चाहे कोई कॉनकेव मिरर है, चाहे कोई कॉन्वेक्स मिरर बना लीजिए, दिस इज़ ए कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ओरिजिन हमेशा पोल को चुना जाता है। मतलब मिरर में ओरिजिन हम लोग कहाँ चुनेंगे? तो हमेशा पोल पे चुनेंगे। तो यहाँ पे हम ओरिजिन चुन लेंगे या यहाँ पे हम लोग इसका ओरिजिन चुन लेंगे। अब अगर यहाँ पे ओरिजिन चुनेंगे तो दिस विल बी एक्स एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये मेरा वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, पोल से एक्स और वाई ड्रॉ कर लेंगे तो ये एक्स होगा और ये आपका एक्स हो गया और ये आपका वाई हो गया। यहाँ पे पोल को ओरिजिन चुनेंगे तो ये मेरा एक्स एक्सिस हो जाएगा, दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस, ऐसे वाई हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि ये ओरिजिन हो गया तो दिस पॉइंट इज़ 0 0, ये ओरिजिन हो गया तो दिस पॉइंट इज़ 0 0। इसके सामने ऑब्जेक्ट को किधर रखा जाएगा? तो ऑब्जेक्ट को इस तरफ तो रख नहीं सकते हैं। ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी टेकन बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट नहीं रखा जाता है। ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम इधर रखेंगे तो रे कैसे जाएगी मिरर के ऊपर? मिरर के ऊपर जो रे जाएगी वो या तो ऐसे जाएगी या रे ऐसे जाएगी या रे ऐसे जाएगी। मतलब रे कैसे जा रही है? तो द रे इज़ गोइंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, रे जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है। तो जिस डायरेक्शन में रे जाती है उस डायरेक्शन को हम प्लस मानते हैं। प्लस किसको मानते हैं? तो जिस डायरेक्शन में रे जा रही है, ऑब्जेक्ट से रे निकल के मिरर पर जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है, दैट डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में प्लस मानते हैं। तो रे जो है वो कैसे जा रही है? रे जो है वो ऑब्जेक्ट से निकल के मिरर पर लेफ़्ट टू राइट जा रही है, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट टू राइट प्लस मानेंगे तो पोल पे ओरिजिन चुना गया और राइट की तरफ प्लस माना जाएगा। तो इधर का डिस्टेंस प्लस में लिखा जाएगा, +1 +2 +3। और इधर का जो डिस्टेंस होगा, पोल से जो इधर डिस्टेंस मेज़र करेंगे उसको हम माइनस में लिखेंगे, -1 -2 -3 इस प्रकार से लिखेंगे। यानी लेफ़्ट टू राइट मेरा प्लस हो गया। इस डायग्राम में मेरा लेफ़्ट टू राइट प्लस हो गया तो इधर प्लस हो गया और इधर माइनस हो गया। अब अगर हम इस मिरर को लेते हैं तो इस मिरर के सामने ऑब्जेक्ट इस तरफ तो रखा नहीं जाएगा। द ऑब्जेक्ट विल बी टेकन एट दिस पोजीशन। मान लीजिए ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया, तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा गया तो रे कैसे ली जाएगी? तो रे ऐसे, रे ले सकते हैं मिरर पे ऐसे, रे ले सकते हैं मिरर पे ऐसे। तो यहाँ भी रे लेफ़्ट टू राइट है, यहाँ भी रे जो है वो लेफ़्ट टू राइट जा रही है। तो यहाँ भी रे चूँकि लेफ़्ट टू राइट जा रही है तो लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन को प्लस माना जाएगा। मतलब पोल से राइट में प्लस माना जाएगा, +1 +2 +3, और लेफ़्ट में माइनस मानेंगे, -1 -2 -3। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि प्लस किस डायरेक्शन को माना जाएगा? तो प्लस माना जाएगा जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे आ रही है। इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में आ रही है, इंसिडेंट रे या तो लेफ़्ट टू राइट आ रही होगी या राइट टू लेफ़्ट आ रही होगी। तो इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में आ रही है उस डायरेक्शन को हम प्लस मानते हैं। तो इंसिडेंट रे अगर इस डायरेक्शन में आ रही है तो पोल से राइट की तरफ प्लस हो जाएगा। चूँकि ये लेफ़्ट टू राइट आ रही है तो राइट की तरफ प्लस हो जाएगा और लेफ़्ट की तरफ माइनस हो जाएगा। यहाँ भी रे लेफ़्ट टू राइट आ रही है तो राइट की तरफ प्लस हो जाएगा और लेफ़्ट की तरफ माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब हम इस डायग्राम को चेंज करते हैं। कॉनकेव मिरर ऐसे नहीं बना के हम कॉनकेव मिरर ऐसे बना रहे हैं, इसको ऐसे नहीं करके इसको ऐसे बनाते हैं, लेकिन हम मिरर को कॉनकेव बना रहे हैं। तो मिरर को कॉनकेव यानी कि धंसा हुआ बनाने के लिए मुझे इधर से पेंट करना होगा। अगर इधर से पेंट करेंगे तो मिरर मुझे धंसा हुआ दिखेगा। इस तरफ से देखेंगे तो मिरर धंसा हुआ दिखेगा। दिस इज़ ए कॉनकेव मिरर। अब यहाँ भी देखिए, पोल यहाँ पे हो गया, ऑब्जेक्ट सपोज करिए यहाँ पे है,
ऑब्जेक्ट इस तरफ तो नहीं होगा, इस तरफ होगा। अब इस ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे होगी तो इंसिडेंट रे विल बी इन दिस डायरेक्शन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इंसिडेंट रे यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट थी, लेकिन यहाँ पे इंसिडेंट रे राइट टू लेफ़्ट है, इंसिडेंट रे राइट टू लेफ़्ट है, तो यहाँ पे प्लस कौन सा डायरेक्शन होगा, तो राइट टू लेफ़्ट प्लस होगा, यहाँ लेफ़्ट की तरफ प्लस होगा। तो पोल से लेफ़्ट की तरफ प्लस होगा, मतलब इधर +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, और इधर माइनस होगा तो इधर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। ठीक है, इस डायग्राम को भी हम उल्टा कर लेते हैं। मतलब यहाँ मैंने कॉन्वेक्स मिरर को ऐसे बनाया था। ठीक है, स्कूल में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर इसी तरह से बनाते थे, लेकिन अब मान लीजिए कि हम इसको ऐसे नहीं करके ऐसे कर देते हैं और इसको एक कॉन्वेक्स मिरर बना रहे हैं। तो इसको एक उठा हुआ मिरर बनाने के लिए इस अंदर वाले पोर्शन को, जो धंसा हुआ पोर्शन है, उसको पेंट करना होगा। तो इसको मैंने पेंट कर दिया, तो ये कॉन्वेक्स मिरर बन गया। इधर से देखने पर मिरर उठा हुआ दिख रहा है। सारे पॉइंट्स को दिखा दीजिए, तो दिस पॉइंट इज़ पोल। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखा सकते हैं, छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट किधर होगा, तो ऑब्जेक्ट इस तरफ नहीं होगा, ऑब्जेक्ट इस तरफ होगा। तो ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ होगा तो रे किधर से जा रही है, ऐसे। ऑब्जेक्ट से रे मिरर पे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, मिरर पे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, मिरर पे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, मिरर पे ऐसे इंसिडेंट हो रही है। मतलब रे किधर से जा रही है, तो द रे इज़ गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। रे जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रही है, और रे अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रही है, लेफ्टवर्ड्स जा रही है, तो प्लस का डायरेक्शन किसको मानेंगे, तो लेफ्टवर्ड को। रे अगर लेफ़्ट में जा रही है तो लेफ़्ट में प्लस मानेंगे। रे अगर राइट में जा रही है, जैसे यहाँ पे रे राइट में जा रही है, रे राइट में जा रही है तो राइट में प्लस मानेंगे। यहाँ पर रे लेफ़्ट में जा रही है, लेफ़्ट में जा रही है तो लेफ़्ट में प्लस मानेंगे। यहाँ पर रे राइट में जा रही है तो राइट में प्लस मानेंगे, और यहाँ पर रे लेफ़्ट में जा रही है तो लेफ़्ट में प्लस मानेंगे। तो रे यहाँ पे लेफ़्ट में जा रही है, तो पोल से लेफ़्ट की तरफ प्लस होगा, +1 +2 +3, और इधर माइनस होगा, -1 -2 -3, इस प्रकार से हो जाएगा। ये तो हुआ साइन कन्वेंशन, ये हुआ साइन कन्वेंशन। उसका कहना है कि पोल को हम ओरिजिन मानते हैं, पोल इज़ टेकन एज ओरिजिन। ठीक है, पोल को ओरिजिन मानते हैं। उसके बाद इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेज़र करते हैं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेज़र करते हैं पोल से, वो प्लस होता है, और इंसिडेंट रे के अपोजिट जो डिस्टेंस मेज़र करते हैं वो माइनस होता है। उसके बाद याद रखिएगा, ऊपर हमेशा प्लस होता है, पोल के ऊपर हमेशा प्लस होता है। मैंने यहाँ +1 +2 +3 +4 +5, नीचे माइनस होता है, -1 -2 -3 -4। ठीक है, ऊपर प्लस होगा, +1 +2 +3, नीचे -1 -2 -3, ऊपर हमेशा प्लस होगा। यहाँ भी अगर y बना लें तो ऊपर प्लस होगा, +1 +2 +3, नीचे -1 -2 -3। यहाँ भी ऊपर प्लस होगा, +1 +2 +3, नीचे -1 -2 -3। दिस इज साइन कन्वेंशन। अब देखिए, इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं। ये तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हुआ, और फिजिक्स के किताबों में साइन कन्वेंशन आपको इसी प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, बट इस चीज़ को हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं। देखिए शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, आईना जो है, जैसे ये आईना देखिए, तो ये आईना के आगे वाला पोर्शन है, ये जो मिरर है, इस मिरर के ये आगे का पोर्शन है, और इस मिरर के ये पीछे का पोर्शन है। और मैंने आपको बताया था कि मिरर के आगे वाले साइड को बोलते हैं रियल साइड, और मिरर के पीछे वाले साइड को बोलते हैं वर्चुअल साइड। तो ये जो मिरर है, इसके आगे जो पोर्शन है, दिस इज़ कॉल्ड रियल साइड। ठीक है, और मिरर के पीछे जो पोर्शन है, दिस इज़ कॉल्ड वर्चुअल साइड। तो ये रियल साइड वर्चुअल साइड हो गया। इस मिरर को लीजिएगा, तो मिरर के आगे, तो मिरर के आगे कौन है, तो ये जो मिरर है, इसके आगे ये वाला पोर्शन है। क्या आप समझ रहे हैं, ये इस मिरर के आगे ये वाला पोर्शन है, तो दिस इज़ कॉल्ड रियल साइड, और मिरर के पीछे वाले साइड को बोलते हैं वर्चुअल साइड। तो यहाँ पे ये वर्चुअल साइड हो गया। अगर इस डायग्राम को लिया जाए, ये वाला मिरर लिया जाए, तो इस मिरर के आगे, इस मिरर के आगे कौन सा पोर्शन हुआ, तो आगे ये वाला पोर्शन हो गया। तो दिस इज़ रियल साइड, दिस इज़ रियल साइड, इधर वाला रियल साइड, एंड दिस इज़ वर्चुअल साइड। ये वर्चुअल साइड हो गया आईना के पीछे। अगर इस मिरर को लें तो आईना के आगे ये वाला पोर्शन हो जाएगा। तो दिस इज़ रियल साइड एंड दिस इज़ वर्चुअल साइड। तो रियल वर्चुअल समझ में आ गया। अब थोड़ा सा देखिए, साइन कन्वेंशन को हम शॉर्ट में बोल रहे हैं। आप रियल साइड को देखिए, रियल साइड को देखिए, आईना के आगे वाले साइड को देखिए। तो आप अगर इस आईना के आगे देखिए तो -1 -2 -3 दिखाई दे रहा है। इस आईना के आगे देखिए, इस आईना के आगे देखिए, तो इस आईना के आगे इधर 1 2 3 है, तो इधर -1 -2 -3 है। मतलब इस आईना के आगे भी नेगेटिव है, इस आईना के आगे नेगेटिव है, और इस आईना के आगे भी नेगेटिव है। इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है। अच्छा, इस आईना को लीजिए, इस मिरर के आगे ये पोर्शन है, तो यहाँ भी -1 -2 -3 है। और इस मिरर के आगे देखिए,
तो इस मिरर के आगे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इस मिरर के आगे ये हुआ -1 -2 -3। मतलब क्या पता चला कि मिरर के आगे वाले साइड को रियल साइड कहा जाता है, मिरर के आगे वाले साइड को रियल साइड कहा जाता है। रियल साइड जो होता है वह नेगेटिव साइड होता है, रियल साइड जो होता है वह नेगेटिव साइड होता है, मतलब रियल साइड हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। रियल साइड जो होता है वो नेगेटिव होता है। याद कर लीजिए कि मिरर के आगे हमेशा नेगेटिव लिखेंगे, मिरर के आगे हमेशा नेगेटिव लिखेंगे। अब गड़बड़ नहीं होगा, मिरर के आगे नेगेटिव होगा, माने जो भी मिरर होगा उसके आगे आगे नेगेटिव होगा और मिरर के पीछे पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ देखिए मिरर के पीछे +1 +2 +3, यहाँ भी देखिए मिरर के पीछे +1 +2 +3, यहाँ भी देखिए मिरर के पीछे +1 +2 +3, यहाँ भी देखिए मिरर के पीछे +1 +2 +3। तो हम इस कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से ये सीखे कि किसी भी स्फेरिकल मिरर में मिरर के आगे का जो साइड होता है वो नेगेटिव होता है, मिरर के आगे का साइड जो होता है नेगेटिव होता है और मिरर के पीछे का साइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम 10th क्लास में स्फेरिकल मिरर पढ़ते थे तो 10th क्लास में कॉनकेव मिरर का डायग्राम हमेशा ऐसे बनाते थे, हमेशा डायग्राम ऐसे बनाते थे, और कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम हमेशा ऐसे बनाते थे। लेकिन अब हम लोग कॉनकेव मिरर ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसा हमने 10th में कभी कॉनकेव मिरर नहीं बनाया था। जब भी हमें कॉनकेव मिरर कहा जाता था तो हम हमेशा कॉनकेव मिरर ऐसा ही ड्रॉ करते थे, दिस वाज ए कॉनकेव मिरर। नहीं, हमारे दिमाग में बैठ चुका था कि जब कॉनकेव मिरर बोलेगा तो हमको कैसे खींचना है। जब टीचर कॉनकेव मिरर बोलता था तो बस हम ऐसे ही खींचते थे 10th क्लास में, और जैसे ही वो कॉन्वेक्स बोला हम ऐसे कर देते थे और इधर से पेंट कर देते थे, ठीक है। तो जब जब कॉनकेव मिरर कहा जाता था 10th क्लास में तो 10th क्लास में हम कॉनकेव ऐसे बनाते थे और कॉन्वेक्स ऐसे ही बनाते थे। लेकिन ध्यान रखिए कि कॉनकेव मिरर हम ऐसे बनाते थे और कॉन्वेक्स ऐसे बनाते थे, तो ये तो हमारे साथ चीट हुआ था कि कॉनकेव मिरर ऐसे ही थोड़े ना होता है। कॉनकेव मिरर तो ये भी है, कॉनकेव मिरर तो ये भी है, मतलब मैं ऐसे बनाऊं, चाहे मैं इस स्फेरिकल सरफेस को ऐसे बनाऊं या मैं इस स्फेरिकल सरफेस को ऐसे बनाऊं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कॉनकेव बनाना है तो उठे हुए पोर्शन को पेंट करना है, यहाँ भी उठे हुए पोर्शन को पेंट करना है। तो कॉनकेव मिरर हम ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर हम हमेशा ऐसे बनाते थे, लेकिन ऐसे भी बना सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि 10th क्लास में कॉनकेव मिरर ऐसे ही क्यों बनता था, 10th क्लास में कॉनकेव मिरर ऐसे ही क्यों बनता था और कॉन्वेक्स मिरर ऐसे ही क्यों बनता था। तो क्लास 10th में कॉनकेव मिरर ऐसे ही बनता था और कॉन्वेक्स मिरर ऐसे ही बनता था। उसके पीछे लॉजिक ये था कि हम यहाँ पे पोल चुनेंगे, ध्यान दीजिए, पोल चुनेंगे तो ये मेरा x होगा और ये मेरा y होगा, ठीक है। हम यहाँ पे पोल चुनेंगे तो ये मेरा x होगा और ये मेरा y होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा कि आईना के आगे नेगेटिव होता है, अभी मैंने बोला कि आईना के आगे नेगेटिव होता है। तो देखिए ये जो आईना है इसके आगे नेगेटिव होगा -1 -2, ये जो आईना है उसके आगे नेगेटिव होगा -1 -2 आईना के पीछे पॉजिटिव होगा +1 +2, आईना के पीछे पॉजिटिव होगा +1 +2। तो ऐसा 10th क्लास में इसलिए होता था क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम x और y एक्सिस ऐसे ड्रॉ करते थे तो हमें मैथमेटिक्स में सिखाया जाता था कि ओरिजिन से राइट की तरफ प्लस होता है, +1 +2 +3, इधर माइनस होता है तो -1 -2। और ये चीज़ सबको समझ में आता है, सब यही जानते हैं कि ओरिजिन के इधर प्लस होता है और इधर क्या होता है, माइनस होता है। जब हम कॉनकेव मिरर ऐसे बना रहे हैं, ऐसे जब हम कॉनकेव मिरर बना रहे हैं तो इधर प्लस हो रहा है और इधर माइनस हो रहा है, ठीक है। ऐसे कॉनकेव मिरर बना रहे हैं तो इधर प्लस हो रहा है इधर माइनस हो रहा है, मैच कर रहा है। ऐसे जब हम कॉन्वेक्स मिरर बना रहे हैं तो इधर प्लस हो रहा है इधर माइनस हो रहा है, मतलब इससे मैच कर रहा है। तो चूँकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो प्लस और माइनस का आइडिया है, वो प्लस और माइनस का आइडिया इस डायग्राम से मैच कर जाता था और इस डायग्राम से मैच कर जाता था। यही कारण है कि 10th क्लास में हम मिरर इसी प्रकार बनाते थे, कॉनकेव ऐसे और कॉन्वेक्स ऐसे। लेकिन अब आपको जेई और नीट के पेपर में मिरर ऐसे भी बना के दे देगा, मिरर ऐसे भी बना के दे देगा कॉनकेव, और कॉन्वेक्स मिरर ऐसे भी बना के दे देगा। तो आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से पता होना चाहिए और आप इसको इस रूप में याद कर लीजिए कि मिरर के आगे वाला जो साइड होता है वो नेगेटिव होता है और मिरर के पीछे वाला साइड पॉजिटिव होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद कल के क्लास में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन था उसको हम सॉल्व करते हैं।
अब चलिए देख लीजिए फोकल लेंथ का साइन थोड़ा देख लीजिए कि किस मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा और किस मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। इसको आप याद भी कर सकते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में भी डिसाइड कर सकते हैं कि फोकल लेंथ प्लस लेना है कि माइनस लेना है। ठीक है, तो लेट अस डिस्कस अबाउट द साइन ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का साइन क्या होगा? साइन ऑफ फोकल लेंथ, साइन ऑफ फोकल लेंथ, मुझे फोकल लेंथ का साइन समझना है तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कॉनकेव मिरर ले रहे हैं। लेट अस टेक ए कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर ले रहे हैं। अब एक कॉनकेव मिरर बनाना है तो कैसे भी बना सकते हैं, हम 10th वाला ही फिगर बना रहे हैं कि 10th क्लास में कॉनकेव मिरर ऐसे बनता था, तो मैंने कॉनकेव मिरर को ऐसे बना लिया। अब ये कॉनकेव मिरर हो गया। इस कॉनकेव मिरर में यह पॉइंट आपका पोल हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? तो गोला इधर बनेगा, गोला इधर बनेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा। फोकस कहाँ होगा? तो फोकस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया है कि मिरर के सारा डिस्टेंस कहाँ से मापना है? पोल से। तो फोकस का डिस्टेंस कहाँ से मापना है? पोल से, जिसको फोकल लेंथ बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस कहाँ से मापना है? पोल से, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑल डिस्टेंसेज आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड टू बी फ्रॉम पोल। जितने भी डिस्टेंस हैं उन सबों को हमको पोल से मापना है। और आईना के आगे वाला साइड जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये आईना है, तो आईना के आगे रट लीजिए नेगेटिव होता है, आईना के पीछे क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आईना के आगे नेगेटिव, आईना के पीछे पॉजिटिव। तो अब अगर हम पोल से फोकस तक का डिस्टेंस मापें तो ये फोकल लेंथ होगा। और ये फोकल लेंथ कहाँ बन रहा है? आईना के आगे बन रहा है। ये जो फोकल लेंथ बन रहा है वो आईना के आगे बन रहा है, और आईना के आगे नेगेटिव होता है तो फोकल लेंथ इसका नेगेटिव हो गया। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव हो गया। ठीक है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव हो गया क्योंकि इसका फोकल लेंथ आईना के आगे है। अब अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो हम वही डायग्राम बना लेते हैं जो हम 10th क्लास में बनाते थे, ऐसे और ऐसे अंदर से धंसे हुए पोर्शन को पेंट कर देते थे, तो इट वाज ए कॉन्वेक्स मिरर, ये एक उठा हुआ मिरर बन जाता था। ठीक है, इसमें आप सारे पॉइंट्स को दिखा दीजिए। तो दिस पॉइंट इज पोल, गोला इधर बनेगा, तो गोला अगर इधर बनेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, फोकस दोनों के बीच होगा। अब फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए कि नेगेटिव किधर होगा और पॉजिटिव किधर होगा। मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया कि मिरर के आगे नेगेटिव होता है और मिरर के पीछे पॉजिटिव होता है। तो ये मिरर है, तो इस मिरर के आगे इधर है, मिरर के आगे इधर है, तो ये साइड नेगेटिव होगा और मिरर के पीछे ये वाला साइड पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब बताइए कि पोल से फोकस का जो डिस्टेंस होगा, फोकल लेंथ होगा, वो यहाँ पे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? बताइए, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। गुड, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तनुशाही नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, चलिए पॉजिटिव होगा। गुड, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मिरर के आगे नेगेटिव होता है। देखिए, मिरर के आगे नेगेटिव होता है, मिरर के आगे नेगेटिव होता है, मिरर के पीछे पॉजिटिव होता है। तो मिरर के आगे नेगेटिव, मिरर के पीछे पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखिए, पोल यहाँ पे है, फोकस यहाँ पे है, तो फोकल लेंथ जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव साइड में है, इधर है, ये साइड पॉजिटिव साइड है, तो इधर फोकल लेंथ है, इधर +1 +2 +3 चलेगा, इधर प्लस में चलेगा, इधर माइनस में चलेगा। मिरर के आगे इधर किस में चलेगा? माइनस में चलेगा, और मिरर के पीछे इधर प्लस में चलेगा। तो ये जो मिरर है इसके इधर चलेगा माइनस में, -1 -2 -3 -4, इधर चलेगा प्लस में, +1 +2 +3 +4। तो पोल से जब फोकस तक जाइएगा, पोल से फोकस तक जब जाएंगे तो ये डिस्टेंस इधर है, पॉजिटिव साइड में है, तो दिस फोकल लेंथ इज़ पॉजिटिव, फोकल लेंथ इज़ पॉजिटिव। चलिए ये भी हो गया। तो हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी हमने रिवाइज कर लिया और फोकल लेंथ भी समझ गए कि इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा और किसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद मैंने कल के क्लास में एक मिरर फार्मूला बताया था। तो एक फार्मूला है दैट इज़ कॉल्ड मिरर फार्मूला।
और मिरर फार्मूला क्या है? तो मिरर फार्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस फार्मूला इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। तो हम लोगों के पास एक फार्मूला है, इस फार्मूला को मिरर फार्मूला कहा जाता है। ये मिरर का फार्मूला है। और ये फार्मूला क्या है? तो ये फार्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहाँ u क्या है? तो u मैंने बताया था कि ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस कहाँ से मापा जाएगा? तो पोल से मापा जाएगा, ठीक है। v क्या है? तो ये इमेज जहाँ पे बनेगा उसका डिस्टेंस है, और इसको भी कहाँ से मापेंगे? पोल से। और f क्या है? तो f इज़ फोकल लेंथ, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और आपको न्यूमेरिकल बनाने में यूज़ होगा, मैग्नीफिकेशन एक यूज़ होगा। मैग्नीफिकेशन, ऑप्टिक्स में एक टर्म यूज़ होता है मैग्नीफिकेशन, ठीक है। व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन? मैग्नीफिकेशन किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे एक मिरर है। अब यहाँ पे अगर एक मिरर है और इस मिरर का यह पॉइंट पोल है, यह पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर और यह पॉइंट फोकस है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक आदमी खड़ा है, सपोज करिए, जो 6 फीट का आदमी है। तो अगर इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एक 6 फीट का आदमी खड़ा है, तो हम जानते हैं कि इसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। हमको पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, और इमेज का जो साइज़ होता है वो उतना ही होता है जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है। मतलब 6 फीट का ये है तो 6 फीट का ही इमेज बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे 6 फीट का ही इमेज बनेगा, और हम जानते हैं कि यह इमेज यहाँ पे ऐसे उल्टा बनता है, तो उल्टा यहाँ पे 6 फीट का इमेज बनेगा, ये हम जानते हैं। तो 6 फीट का ऑब्जेक्ट है, 6 फीट का उल्टा इमेज बन गया। अब एक टर्म आया कि मैग्नीफिकेशन क्या है? तो मैग्नीफिकेशन को डिफाइन करते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज कितना है? तो 6 फीट। हाइट ऑफ इमेज है 6 फीट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 6 फीट। लेकिन याद रखिए कि जब भी इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे तो साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे। तो जो हाइट ऑफ इमेज है वो बताइए कि -6 है कि +6 है? हाइट ऑफ इमेज -6 की +6? हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे -6 की +6? हाइट ऑफ इमेज -6 है कि +6 है? हाइट ऑफ इमेज, चलिए संगिनी कुमारी -6, राधेश्याम -6, तनुशाही -6, ठीक है, -6 है। हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे -6 है, क्योंकि मैंने बोला कि नीचे हमेशा नेगेटिव होता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ऐसा ही होता है। तो हाइट ऑफ इमेज हो गया -6 फीट बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का हाइट चूँकि ऊपर है तो +6 होगा, ये +6 फीट, तो कट के कितना हो गया? दिस इज़ -1। मैग्नीफिकेशन यहाँ पे हो गया -1, ठीक है। अब सपोज़ करिए मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा होता और ये 4 फीट का ऑब्जेक्ट होता, तो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट जब पोल और फोकस के बीच होता है तो इमेज मिरर के पीछे काफ़ी लंबा बनता है। तो यहाँ पे काफ़ी लंबा एक इमेज बन जाएगा। सपोज़ करिए 12 फीट का इमेज बन गया। अब यहाँ पे देखिए 4 फीट का एक ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच है, उसका इमेज मिरर के पीछे 12 फीट का बन गया। अब पूछा गया बताइए मिरर ने कितना मैग्नीफिकेशन किया, कितना मैग्नीफाई किया, किसी चीज़ को कितना मतलब बड़ा किया। तो अगर इस डायग्राम में हम मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो वो कितना होगा? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज 12 फीट ऊपर है तो +12 हो जाएगा, बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 फीट ऊपर है तो ये +4 हो जाएगा, तो ये +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन +3 होगा और यहाँ पे मैग्नीफिकेशन -1 होगा, ठीक है। देखिए जब मैग्नीफिकेशन प्लस में आता है तो इसका मतलब इमेज सीधा है। मैग्नीफिकेशन प्लस में आता है मतलब इमेज सीधा है, मैग्नीफिकेशन माइनस में आता है इसका मतलब इमेज उल्टा है। तो एक फॉर्मूला याद कीजिए, मैग्नीफिकेशन m किसको बोलते हैं? तो दिस इज डिफाइंड एज हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज इक्वल टू -v/u। दिस इज इक्वल टू -v/u। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, और u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला भी आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज इक्वल टू -v/u। स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन पे आइए।
चलिए क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करिए। क्वेश्चन में हम आपको डायग्राम बना के दे रहे हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे कॉनकेव मिरर है, ऐसे एक मिरर दिया हुआ है, दिस इज ए कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 60 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और पोल से, यहाँ पे पोल है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। कितने डिस्टेंस पर है? तो पोल से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट गिवन है। कह रहा है कि फाइंड कीजिए पोजीशन ऑफ इमेज। बताइए कि इमेज कहाँ बनेगा। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में कॉनकेव मिरर गिवन है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर। उसके पोल से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट है मिरर के सामने। रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 है। बताना है कि इमेज का पोजीशन क्या होगा। सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए तो फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। चलिए राधेश्याम बता रहे हैं -120 सेंटीमीटर। खुद से सॉल्व करके बताइएगा, आंसर देख के नहीं बताना है। गुड्डू -120, गुड्डू कुमार -120 cm, सलोनी 120, अंजलि -120, दीपक कुमार -120। ठीक है, चलिए आंसर मिलाते हैं। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज का पोजीशन बताइए। सबसे पहले ध्यान रखिए कि हमको ओरिजिन पोल को चुनना है, मतलब हमको शपथ खाना है, कसम खाना है कि सारा डिस्टेंस हम कहाँ से मेज़र करेंगे? पोल से। तो सारा डिस्टेंस हमको पोल से ही मेज़र करना है, तो यहीं से सब कुछ देखना है, तो यहाँ से देखना है। और मैंने आपको बताया कि आप आईना के आगे और आईना के पीछे ऐसे सोच लीजिए, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आईना के आगे नेगेटिव होता है, आईना के पीछे पॉजिटिव होता है, ठीक है। आईना के आगे नेगेटिव होता है और आईना के पीछे पॉजिटिव होता है। तो पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है उसको u से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे u का जो मान है वो कितना है? पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो 40 cm है, 40 cm है, और वो मिरर के आगे है। तो मिरर के आगे नेगेटिव, तो u बराबर -40, ऐसे मैंने लिख लिया। u बराबर -40 आपको समझ में आ गया होगा, चूँकि ये मिरर के आगे है और मिरर के आगे नेगेटिव होता है, मिरर के आगे नेगेटिव होता है। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 60 है तो हम जानते हैं कि फोकस जो होता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीच में होता है। फोकस जो होता है वह पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीच में होता है, ठीक है। यानी कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 60 है तो फोकल लेंथ उसका आधा यानी कि 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फोकल लेंथ कितना होगा? तो गोला इधर बनेगा, गोला इधर बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, फोकस भी इधर होगा, रियल साइड में होगा, आईना के आगे होगा, और आईना के आगे नेगेटिव होता है। तो फोकल लेंथ भी हो गया -30 सेंटीमीटर। ऐसे मैंने याद भी किया था कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। पूछा फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज का पोजीशन बताइए। v बराबर क्या? यहाँ पे देखिए कुछ लोग साइन में गड़बड़ कर देते हैं, और अगर साइन में आप गड़बड़ कीजिएगा तो आपका आंसर नहीं मैच करेगा। ऑप्टिक्स में आप थोड़ा सा यहाँ माइनस को प्लस कर दीजिएगा और प्लस को माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। यानी साइन कॉन्वेंशन के इम्पोर्टेंस को समझना है, ठीक है। मैंने आपको कल कहा था कि जैसे हम लोग खाना खाने से पहले हाथ धो लेते हैं, उसी तरह से किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ऑप्टिक्स में सॉल्व करने से पहले साइन कॉन्वेंशन लगा देना है। किसी क्लास में आपको लॉजिक भी सिखाऊंगा कि साइन कॉन्वेंशन क्यों लगाते हैं, साइन कॉन्वेंशन लगाने के पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है, हम लगाते क्यों। पहले तो सीखिए कि लगाते हैं। पहले तो याद रखिए
खाने से पहले हाथ धोते हैं। क्यों धोते हैं, इसका भी डिस्कशन है, क्यों धोते हैं। अगर बिना धोए हाथ को बिना धोए खाना खाएं तो क्या होगा, ठीक है। तो हाथ धोने के पीछे क्या रीज़न है, हाथ धोने के पीछे क्या रीज़न है। अभी आप कोरोना का समय है, नहीं, आप चीज़ों को सैनिटाइज करते रहते हैं। सैनिटाइज क्यों करते हैं, उसके पीछे रीज़न है। सैनिटाइज क्यों करते रहते हैं, उसके पीछे रीज़न है। साइन कन्वेंशन क्यों लगाते हैं, उसके पीछे रीज़न है। और जो इसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे उनका क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं मैच करेगा। इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से साइन को लिख लेना है। पहले तो साइन को अच्छे से लिख लेना है। ऑप्टिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय साइन को अच्छे से लिख लेना है, क्योंकि लाइट का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। लाइट का क्वेश्चन अगर आप नीट जेईई उठाइएगा, क्वेश्चन बहुत आसान होता है। आपको साइन कन्वेंशन की समझ होनी चाहिए और बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है लाइट से और मॉडर्न फिजिक्स से। मतलब ये गिफ्ट है आपके सिलेबस में। आप कह सकते हैं कि पूरा जो आपने 11th संघर्ष किया है और 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पढ़ते समय जो हम झेलते हैं फिजिक्स पढ़ते समय, जितना संघर्ष करते हैं, उस सारे संघर्ष को हमें एक गिफ्ट के रूप में यहाँ पे ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के रूप में दिया गया है, ठीक है। चलिए देखिए क्या होगा। तो मुझे u गिवन है, मुझे f गिवन है, मुझे v निकालना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं कि मिरर में एक फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसी पर तो हमने 10th क्लास में सॉल्व किया था। बट आपने देखा होगा कि जब आप इस फॉर्मूला को लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सोचिए कितना बोरिंग हो जाएगा अगर हम यहाँ भरें 1/v प्लस 1/-40 इज इक्वल टू 1/-30। तो कैलकुलेशन काफ़ी बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, क्या पूछना है राधे श्याम को, बोलिए, लिख के पूछिए क्या पूछना है। राधे श्याम को क्या पूछना है, लिख के पूछिए। गुड्डू को भी पूछना है, क्या पूछना है, क्या पूछना है, लिख के पूछिए। वन बाई वी प्लस 1/u इज इक्वल टू, क्वेश्चन चेंज कीजिए सर। अच्छा, क्वेश्चन चेंज करेंगे अभी, तो पहले कॉन्सेप्ट बनने दीजिए, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट बनने दीजिए, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट बन जाने दीजिए। -30 कहाँ से, आरिफ अंसारी, -30 कहाँ से। पहले एक आध क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट होने दीजिए, ठीक है। पहले तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना, ठीक है। क्वेश्चन के लिए तो अलग से हम लोग वीडियो भी बना सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बना सकते हैं। पहले कॉन्सेप्ट बनना चाहिए। तो u का मान यहाँ कितना होगा, u का मान f का मान -30 कैसे। आरिफ अंसारी पूछ रहा है f का मान -30 कैसे। देखिए, ये एक मिरर है और मिरर जो होगा वो ये गोला ऐसे बनेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे मान लिया मिरर ऐसे है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, गोला ऐसे बनेगा। पोल यहाँ पे होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा। तो फोकस यहाँ कुछ बीच में होगा। तो फोकल लेंथ है 30, तो पोल से फोकस तक का डिस्टेंस हो गया 30। और ये मिरर के आगे है, तो मिरर के आगे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो फोकल लेंथ हो गया -30। मिरर के आगे नेगेटिव होता है तो फोकल लेंथ -30। अब यहाँ देखिए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगर हम इसको सॉल्व करें कैसे, 1/v प्लस 1/u -40, f का मान भर दें -30। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में कैलकुलेशन काफ़ी बोरिंग और काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे लेवल में एक तरीका ये होता है कि आप कभी इस फॉर्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व मत करिए। आप क्या करिए, आपको v निकालना है तो आप पहले 1/v को इधर छोड़ दीजिए, पहले इस फॉर्मूला के साथ खेलिए। तो 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, f और u का, fu एलसीएम हो जाएगा fu। f से f कट गया तो u, माइनस u से u कट गया तो f। ये निकला 1/v। तो यहाँ से v कितना निकलेगा, पलट दीजिए। तो v पलटेगा तो इधर ये पलट जाएगा, तो fu चाहे uf डिवाइडेड बाई u माइनस f। अब ये थोड़ा सिंपल हो गया। अब इसमें मान डालिए, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो 10th क्लास में आप ज़रूर इस फॉर्मूला को यूज़ करते थे, बट अब आप हमेशा जो भी कैलकुलेट करना हो उसको पहले फ्री करके फॉर्मूला को चेंज कर लीजिए। तो फॉर्मूला हो जाएगा uf डिवाइडेड बाई u माइनस f। अब u का मान कितना होगा, तो u का मान होगा -40। f का मान कितना होगा, तो दिस इज़ -30। u का मान हो गया -40 माइनस f का मान हो गया -30। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो v का मान कितना हो गया, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया। तो दिस इज़ 40 × 30 डिवाइडेड बाई, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +30 -40, +30 -40 -10 हो गया, कैंसिल हो गया। दिस इज़ -120। माइनस का भी इम्पोर्टेंस होता है,
ठीक है। नेगेटिव साइन की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, भी का मान -120, भी का मान -120। ये नेगेटिव साइन भी कुछ बोल रहा है। जब वेक्टर में नेगेटिव आता है तो उसका मीनिंग डायरेक्शन होता है। यहाँ भी जब नेगेटिव है तो ये क्या बता रहा है, भी का मान नेगेटिव है, मतलब इमेज जो है वो रियल साइड में बन रहा है, आईना के आगे बन रहा है कि आईना के पीछे बन रहा है। तो नेगेटिव साइन बता रहा है, आईना के आगे नेगेटिव, आईना के पीछे पॉजिटिव। तो ये बता रहा है कि इमेज जो बन रहा है नेगेटिव, मतलब आईना के आगे, मतलब यहाँ से 120 cm पर इमेज बन रहा है, आईना के आगे 120 cm पर इमेज बन रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में हम ऑब्जेक्ट का आपको हाइट भी दे देते, ठीक है, इसी क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, इसी क्वेश्चन में v का मान कितना है, v का मान है -120। माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि इमेज जो होगा वो नेगेटिव साइड में बनेगा, मतलब आईना के आगे बनेगा। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हमने साइन कन्वेंशन लगाते समय, साइन कन्वेंशन लगाते समय क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि आईना के आगे नेगेटिव, आईना के पीछे पॉजिटिव। हमको ये भी प्रैक्टिस करना चाहिए कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव और इंसिडेंट रे के अपोजिट। तो इंसिडेंट रे किधर से आएगी, इधर से आएगी, तो इधर पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव होगा। वैसे भी सोच के आप बना सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो 4 फीट का है, ये ऑब्जेक्ट 4 फीट का है। ठीक है, भी का मान आपका निकल गया -120। अब हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन में इमेज का हाइट बताइए। क्वेश्चन है कि प्रीवियस क्वेश्चन में हाइट ऑफ इमेज बताइए। ठीक है, पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। प्रीवियस क्वेश्चन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 फीट है, सवाल यही रहेगा। जो अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, v का मान -120, आप समझ गए, इमेज जो होगा 120 मिरर से आगे बनेगा। ठीक है। अब सवाल पूछा कि प्रीवियस क्वेश्चन में बताइए, हाँ 12 फीट, राधेश्याम 12 फीट, बताइए कि इमेज का हाइट क्या होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। क्वेश्चंस को बना बना के लेवल को इम्प्रूव करना है। ठीक है, और लेवल को इम्प्रूव करके आपको जेई और जेई के लेवल तक पहुंचना है। चलिए, पूछा कि प्रीवियस क्वेश्चन में सवाल यही है, हाइट ऑफ इमेज बताइए। तो मुझे क्या गिवन है, मुझे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है कि 4 फीट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है कि 4 फीट है, और हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है। तो ऐसे सवालों को हम मैग्नीफिकेशन से सॉल्व करते हैं। ठीक है। चलिए, सही आंसर 12 फीट, 12 फीट आंसर आ रहा है, लेकिन साइन के साथ आंसर बताइए। ठीक है, जब भी हाइट ऑफ इमेज बताइए तो साइन के साथ बताइए। तो मैग्नीफिकेशन कितना होता है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू -v बाई u होता है। तो हम लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है वो -v बाई यू के बराबर होता है, चूँकि मैग्नीफिकेशन के -12 फीट। ठीक है, राधेश्याम -12, मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v बाई यू। ठीक है, -12 सही आंसर है। तो हाइट ऑफ इमेज मुझे निकालना है, तो हाइट ऑफ इमेज छोड़ दीजिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भरिए साइन के साथ। जब भी किसी वैल्यू को ऑप्टिक्स में पुट कीजिए साइन के साथ, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 फीट ऊपर है, तो ये +4 फीट हो गया, ये +4 हो गया, माइनस भी का मान भरिए साइन के साथ। तो यहाँ पे माइनस तो है ही, और भी का मान -120 है, तो भी का मान फिर यहाँ भरिए -120 डिवाइडेड बाई यू का मान, तो यू का मान हो गया -40। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिस इज इक्वल टू -v बाई यू। तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस, और v के जगह पर -120 बटा u -40, ये कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, 120 बटा -40, ये कैंसिल हो गया, दिस इज -3। तो हाइट ऑफ इमेज बाई 4 इज इक्वल टू -3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, हाइट ऑफ इमेज -12 फीट, यानी इमेज का हाइट -12 फीट हो गया। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इमेज 12 फीट का होगा, और माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, ऐसे उल्टा इमेज बनेगा, हाइट ऑफ इमेज -12 फीट उल्टा इमेज बनेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन
बोथ नीट एग्ज़ाम एंड जेई एग्ज़ाम, ये क्वेश्चन दोनों एग्ज़ाम में पूछा गया है और इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत सारे लोग इसका गलत आंसर निकालते हैं। कॉन्सेप्ट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में एक कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेई मेन का भी और नीट का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हम डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि अगर डायग्राम ड्रॉ कर देंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो जब क्वेश्चन पूछा गया था नीट और जेई में तो डायग्राम खींचा हुआ नहीं था, लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा हुआ था। क्वेश्चन को अगर हम डायग्राम खींच के ड्रॉ कर दें तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को अगर हम डायग्राम खींच दें तो थोड़ा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि ए रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इस क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं, हालांकि आपके नोट्स में क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि आपको अभी सॉल्व करना है तो क्वेश्चन हम लिख देते हैं। और अगर आपके पास नोट्स है वहाँ पे तो आप देख के बनाइए क्वेश्चन को। ए रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ए रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ, ए रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, रियल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ए रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। एट ए डिस्टेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पूछा हुआ सवाल है, एट ए डिस्टेंस इक्वल टू, मिरर एट ए डिस्टेंस इक्वल टू, एट ए डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, एट ए डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। इस क्वेश्चन को आप स्टार कर लीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, एट ए डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। देन क्वेश्चन उसने ऑब्जेक्टिव में पूछा था और ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। देन फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज, ऑब्जेक्टिव में इसलिए खतरनाक हो जाता है क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव उसने दिया था तो ऑप्शन में एक इन्फिनिटी दिया था, दूसरा f/2 दिया था, ठीक है, f/2 दिया था, तीसरा f दिया था और चौथा नन ऑफ दीज दिया हुआ था, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये क्वेश्चन ज़्यादा रिस्की हो गया था, ठीक है। सॉल्व कीजिए तो, ए रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर एट ए डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। और बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर इन्फिनिटी दिया था, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर इन्फिनिटी दिया था एग्ज़ाम में। चलिए बताइए क्या आंसर होगा, फिर से बताइए। f/2 होगा राधेश्याम, f/2 होगा, ठीक है, f/2 राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अच्छा, आगे से जब हम आपको क्वेश्चन देंगे तो हम आपको पहले सिर्फ क्वेश्चन देंगे, नेक्स्ट डे आंसर देंगे, ठीक है। आंसर नेक्स्ट डे देंगे, फर्स्ट डे हम आपको सिर्फ क्वेश्चन देंगे, ठीक है। f/2 सलोनी बता रहे हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों ने रॉन्ग किया था, रॉन्ग इसलिए किया था कि उन्होंने पढ़ा कि रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर एट ए डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ। बस वो समझ गए कि फोकल लेंथ के डिस्टेंस पे है, मतलब फोकस पे है। और वो और हमारे दिमाग में होता है कि फोकस का इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पे बनता है। तो ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंथ पे है, फोकस पे है, इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। बहुत सारा बच्चा यहाँ पे टिक लगा के आ गया, जो आंसर गलत हो गया। इन्फिनिटी इज़ द रॉन्ग आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है सबसे पहले तो एक कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर बना लीजिए। चलिए हम 10th वाला ही बना लेते हैं मिरर ऐसे, ठीक है। मुझे आदत है, मुझे इस मिरर को बनाने का प्रैक्टिस है, तो यही बना लेते हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए रियल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, रियल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया कि आईना के आगे वाले साइड को रियल साइड बोलते हैं और आईना के पीछे वाले साइड को वर्चुअल साइड बोलते हैं। रियल साइड में जब ऑब्जेक्ट को रखिएगा तो उसको बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जब रियल साइड में होता है तो उसको रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट यदि वर्चुअल साइड में हो, अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल साइड में कैसे होगा, ऑब्जेक्ट वर्चुअल साइड में कैसे होगा। हम मिरर के पीछे तो जाके खड़े नहीं हो सकते हैं, तो इसके जस्ट बाद का क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए भी दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ये जो मिरर है, इस मिरर के आगे वाले साइड को हम बोलेंगे रियल साइड, पीछे वाले साइड को बोलेंगे वर्चुअल साइड। जब रियल ऑब्जेक्ट बोल रहा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट मेरा इधर है, रियल साइड में है, ठीक है। बोल दिया उसने रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर के सामने
एक रियल ऑब्जेक्ट को रखा गया है एट ए डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया है और पोल से, नहीं बोले तो डिस्टेंस कहाँ से समझना है, पोल से कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, तो फोकल लेंथ के डिस्टेंस पे रखा गया है। यानी फोकल लेंथ अगर 10 cm है तो ऑब्जेक्ट को 10 cm पे रखा गया है। फोकल लेंथ 20 cm है, चूँकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा तो फोकस इस साइड होगा। तो फोकल लेंथ अगर 10 cm है तो ऑब्जेक्ट को 10 इधर रखा गया है। फोकल लेंथ 20 cm है तो ऑब्जेक्ट को 20 इधर रखा गया है। माने जो भी इसका फोकल लेंथ है उसी डिस्टेंस पर उसको ये रियल साइड में रखा गया है। रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर एट ए डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। जितना इसका फोकल लेंथ है उतने डिस्टेंस पर इसको रखा गया है। फाइंड लोकेशन ऑफ इमेज। तो इसके फोकल लेंथ को हम एफ मान लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ एफ पे रख दिए। अब लोकेशन ऑफ इमेज बताना है, जल्दी जल्दी बताइए। u का मान क्या होगा, u का मान क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैंने बोला मिरर के आगे नेगेटिव होता है, मिरर के आगे नेगेटिव होता है, हम तो ऐसे ही बनाते हैं, मिरर के आगे नेगेटिव होता है। तो मिरर है उसके आगे ये है तो नेगेटिव होगा, तो u जो होगा नेगेटिव होगा, माइनस एफ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस एफ होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस एफ होगा। ठीक है, माइनस एफ क्यों होगा, क्योंकि मिरर के आगे नेगेटिव होता है, मिरर के आगे नेगेटिव होता है। ये मुझे ज़्यादा आसान लगता है, दिमाग पे प्रेशर नहीं आता है। मिरर के आगे नेगेटिव होता है तो u बराबर माइनस एफ। उसके बाद बोलिए फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, तो फोकल लेंथ एफ है। अब देखना है कि फोकल लेंथ किस साइड में है, तो इसका पोल यहाँ पे होगा, इसका पोल यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर गोला इधर बनेगा, इधर होगा, फोकस इधर होगा, तो ये आईना के पीछे होगा, आईना के पीछे पॉजिटिव होता है तो फोकल लेंथ प्लस एफ हो जाएगा। बहुत सारे लोग याद रखते हैं कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। अब यहाँ से v निकालना है, तो जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने सॉल्व करके निकाला था v बराबर यू एफ बाई यू माइनस एफ। यू के जगह पे माइनस एफ, एफ के जगह पर एफ, यू के जगह पर माइनस एफ, माइनस एफ के जगह पर एफ कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस एफ इंटू एफ बाई माइनस टू एफ, माइनस माइनस कैंसिल, एफ एफ कैंसिल, एफ बाई टू। और एफ बाई टू किस में आया, एफ बाई टू प्लस में आया। प्लस साइन क्या बता रहा है, प्लस साइन ये बता रहा है कि इमेज जो बनेगा वो किस साइड बनेगा, प्लस साइन बता रहा है, प्लस एफ बाई टू ये बता रहा है कि इमेज जो बनेगा वो आईना के पीछे बनेगा। प्लस माने आईना के पीछे बनेगा, तो पोल यहाँ होगा, फोकस यहाँ होगा, पोल यहाँ होगा, फोकस यहाँ होगा, पोल से फोकस का डिस्टेंस f होगा और इमेज बनेगा f बाई टू पर, मतलब यहाँ से f बाई टू पर। देखिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हम जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच होता है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच होता है तो इमेज पोल और फोकस के बीच बनता है। ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच है, इमेज पोल और फोकस के बीच बन रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन टफ नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगले क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट आप सीखिए। इसके बाद हम बनाने जा रहे हैं आपके नोट्स का 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड आप सॉल्व कीजिएगा, फोर्थ भी आप सॉल्व कीजिएगा। अगर थर्ड फोर्थ में कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिफ्थ बनने के बाद वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम सिर्फ खींचते हैं, क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिर्फ हम डायग्राम खींचेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके नोट्स में जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसका डायग्राम है कि यहाँ पे एक ऐसे कॉनकेव मिरर गिवन है, दिस इज ए कॉनकेव मिरर, और इस कॉनकेव मिरर में उसने प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसे दिखा दिया। ठीक है, एक रे जो है वो एक रे मिरर पे ऐसे आ रही है, एक रे मिरर पे ऐसे आ रही है, इसको डॉट 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 बढ़ाया गया है, और एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, इसको भी डॉट 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 बढ़ाया गया है। दोनों जहाँ कट रही है वहाँ पे ओ लिखा हुआ है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल के प्रिंसिपल एक्सिस पर इस डिस्टेंस को 3 mm लिखा हुआ है, और पोल से जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप होके कट कर रहा है उसके डिस्टेंस को लिखा गया है कि दिस डिस्टेंस इज़ 40 सेंटीमीटर।
मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। यहाँ से रे टकरा के लौटी है, तो रे यहाँ से टकरा के ऐसे लौटी है और ये रे टकरा के यहाँ लौटी है, ऐसे डायग्राम में बनाया गया। और क्वेश्चन है कि फाइंड द लोकेशन, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, लोकेशन फाइंड करना है। उसके बाद नेचर, नेचर, नेचर का मतलब कि रियल है कि वर्चुअल है, इमेज रियल है कि वर्चुअल है, नेचर। और उसके बाद नेचर, ठीक है, ऑफ इमेज। और साथ में आपको वाई कोऑर्डिनेट बताना है, फाइंड लोकेशन, नेचर एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। इतनी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्ज़ाम में, और ऐसे क्वेश्चंस आपने 10th क्लास में सॉल्व नहीं किए थे, जिसमें यहाँ पे एक मिरर गिवन है, मिरर के ऊपर एक रे ऐसे आ रही है और एक रे ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, पहले हम जानना चाहते हैं कि इसमें से कितने लोग पहचान पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, कितने लोग पहचान पा रहे हैं, आंसर दीजिए। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, कौन है, इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, कौन है, कितने लोग पहचान पा रहे हैं। राधे श्याम पॉजिटिव बोल रहे हैं। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। तो तनुशाही बिहाइंड द मिरर ऑब्जेक्ट है, बिहाइंड द मिरर। सलोनी बता रही इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए समझिए, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट का हमने पहला डेफिनेशन पढ़ा था, और क्यों पढ़ा था, क्यों पढ़ा था ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन, वो आज आपको समझ में आ रहा होगा कि चूंकि जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि मिरर पे या किसी भी चीज़ पर किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर जो आने वाली रेज हैं, ठीक है, हमको देखना है, हमको रे के बेसिस पे सोचना है। आने वाली रेज के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। आने वाली रेज के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जाने वाली रेज के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इमेज बोलते हैं। ये चीज़ तो बस अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है, कि आने वाली रेज के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यह जो मिरर है, यह जो मिरर है, यह जो मिरर है, उसके ऊपर ये आने वाली रे है, और इसके ऊपर ये भी आने वाली रे है। और मैंने आपको डेफिनेशन बताया था कि आने वाली रे जहाँ कटे वो ऑब्जेक्ट होता है, आने वाली रे जहाँ कटे वहाँ ऑब्जेक्ट होता है। तो ये आने वाली रे हो गई और ये भी आने वाली रे हो गई, और दोनों कहाँ कट रही है, तो इसको डॉटेड डॉटेड बढ़ा दीजिए। जो क्वेश्चन में बनाया हुआ था, ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तो क्वेश्चन में डायग्राम बना हुआ था, तो डायग्राम बना हुआ था, तो इसलिए और परेशानी की बात नहीं है। तो ये डॉटेड डॉटेड ऐसे बढ़ा दीजिए, इसको भी डॉटेड डॉटेड बढ़ा दिए। दोनों जहाँ कटा वो ऑब्जेक्ट है, दोनों जहाँ कटा वो ऑब्जेक्ट है। आने वाली रे के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मेरे इस मिरर पर ये आने वाली रे है और ये भी आने वाली रे है, और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ पर हो रहा है, तो ओ ऑब्जेक्ट है। अब थोड़ा बताइए कि ओ रियल ऑब्जेक्ट है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, बताइए, ओ रियल है कि वर्चुअल है, वो जो है वो रियल ऑब्जेक्ट है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल है, ठीक है, वर्चुअल है। सलोनी, आदि, अंजलि सब बता रही वर्चुअल है, ठीक है, वर्चुअल है, इमेज ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। वर्चुअल के वैसे भी सोच लीजिए, दो तरह, कई तरह सोच सकते हैं। एक तो सोच सकते हैं कि आईना के आगे रियल साइड, आईना के पीछे वर्चुअल साइड, वर्चुअल साइड में ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ऐसे सोच सकते हैं। अब देखिए, अब आपको समझ में आया कि हम आईना के पीछे जाके नहीं खड़े होते हैं, हम आईना के पीछे नहीं खड़े हो सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो आईना के आगे ही कहीं पे, ऑब्जेक्ट जो है, माने मिरर पे जो रे आ रही है, वो रे ये इंडिकेट कर रही है कि वो मिरर के पीछे कट रही है, रे ये इंडिकेट कर रही है कि मिरर के पीछे कट रही है। तो हम इसको एक ऑब्जेक्ट मानते हैं, जहाँ पे सच में कुछ नहीं है, जहाँ पे सच में कुछ नहीं है। रात के अंधेरे में कोई बोलता है कहीं पे भूत दिखाई दे रहा है, तो भूत दिखाई दे रहा है, सच में वहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, भूत अंधेरे में दिखाई देता है। मिरर के पीछे कुछ नहीं है, अंधेरा है, उस अंधेरे में आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आईना के आगे रियल, आईना के पीछे वर्चुअल, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये डॉटेड डॉटेड कटाने बढ़ाने पर कट रहा है, इसलिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज का डेफिनेशन था कि जाने वाली रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इमेज होता है। तो ये जाने वाली रे दिखाई गई है और ये जाने वाली रे दिखाई गई है, दोनों यहाँ कट रही है, तो यहाँ पे इमेज है, ठीक है। और इमेज रियल है,
डायग्राम देखिएगा तो इमेज रियल है, और इमेज रियल क्यों है? क्योंकि ये जाने वाली रेज एक्चुअली कट रही हैं, तो इमेज रियल है। तो एक क्वेश्चन का तो आंसर हो गया, फाइंड लोकेशन नेचर रियल की वर्चुअल एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। इमेज का नेचर बताइए कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है। तो इमेज का नेचर हो गया रियल, इमेज कैसा हो गया? रियल। और इमेज रियल क्यों हो गया? चूँकि एग्जाम में मुझे डायग्राम दिया हुआ था, ठीक है, और जब क्वेश्चन पूछा गया था तो डायग्राम दिया हुआ था, तो इमेज का नेचर हम समझ गए कि इमेज जो है रियल है, क्योंकि जाने वाली रेज के एक्चुअल कटने से बना है। तो नेचर तो समझ गए। अब लोकेशन बताना है, तो लोकेशन बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू लिखना पड़ेगा मिरर का, मिरर के लिए यू लिखना पड़ेगा। यू लिखा जाए, यू का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से मापते हैं? पोल से। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे पोल यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तिरछा वाला है। नहीं, तिरछा में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो ऐसे नहीं मापते हैं। पोल यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बहुत सारा बच्चा सोचेगा कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये 3 mm है, ये 40 cm है, लगा दिए पाइथागोरस थ्योरम, इसको कैलकुलेट कर लिए और बोले कि दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये रॉन्ग है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये तिरछा नहीं लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं? पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट को एक्स पे होना चाहिए, ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे होना चाहिए। ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है तो परपेंडिकुलर डाल दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस पर, और प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ कट करेगा उसका डिस्टेंस पोल से लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये वाला नहीं है, दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो u है, मतलब u का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ u। तो u जो होता है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है फ्रॉम पोल। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ हो, अब पोल यहाँ हो, तो दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस केस में निकालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देंगे, परपेंडिकुलर डालने के बाद जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस कट करेगा इसको हम एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मापेंगे। तो u का मान कितना हो गया? 40। पोल से यहाँ तक 40 है। और ये किस साइड में? आईना के आगे, आईना के पीछे, आईना के पीछे, आईना के पीछे प्लस होता है, तो u का मान यहाँ पे प्लस हो गया, u का मान यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, u का मान यहाँ पे प्लस हो गया। चलिए u यहाँ प्लस हो गया। अब देखिए फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कितना होगा? तो फोकल लेंथ 10 है। तो फोकल लेंथ 10 है, तो पोल यहाँ पे गोला ऐसे बनेगा और गोला ऐसे बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आईना के आगे होगा, फोकस आईना के आगे होगा, तो फोकल लेंथ आईना के आगे होगा, तो नेगेटिव होगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे हैं। u का मान -10, u का मान +40, f का मान -10। लोकेशन ऑफ इमेज भी बताना है। ठीक है, v बराबर हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं uf/u - f। ठीक है, नेवर यूज़ 1/v + 1/u 1/f, काफ़ी बोरिंग कैलकुलेशन होता है। तो v = uf/u - f। आप इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए। अगर नहीं याद होता है तो पहले आप 1/v + 1/u = 1/f लिखा कीजिए, उसके बाद 1/v को एक साइड करिए, फिर v को ऐसे बना लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे u का मान कितना है? तो u का मान है 40, f का मान -10, u का मान 40 माइनस f का मान -10। जल्दी से सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 × -10 डिवाइडेड बाई 40 + 10 हो जाएगा, दिस इज़ 50। ये कैंसिल हो गया, ये 5 से 10, 5 × 2 = 10, दिस इज़ -8 शायद यही आ रहा है, -8 सेंटीमीटर। लोकेशन ऑफ इमेज क्या है? -8 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या बता रहा? आईना के आगे, आईना के पीछे। माइनस का मतलब आईना के आगे, प्लस का मतलब आईना के पीछे। माइनस का मतलब आईना के आगे माइनस, आईना के पीछे प्लस। तो -8 का मतलब हुआ कि आईना के आगे 8 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा। तो इमेज आईना से आगे 8 पर बनेगा। ठीक है, लेकिन क्या वो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर बनेगा? इमेज जो होगा 8 सेंटीमीटर पर तो बनेगा, लेकिन 8 पे क्या वो प्रिंसिपल एक्सिस पर बनेगा? तो उसके लिए आगे फिर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड लोकेशन। तो लोकेशन तो जान गए कि लोकेशन क्या होगा, तो मिरर से 8 सेंटीमीटर आगे इमेज बनेगा। नेचर कैसा होगा? तो रियल होगा। ठीक है, एक तो इसको देख के आप बता सकते थे रियल होगा। दूसरा कि इमेज जो बन रहा है वो आईना के आगे बन रहा है, और आईना के आगे रियल होता है, इसलिए इमेज रियल होगा, ऐसे भी बता सकते हैं। अब पूछ रहा है कि एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। चलिए मिटाते हैं यहाँ पे। अब पूछ रहा है कि इमेज का वाई कोऑर्डिनेट बताइए। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट कैसे बताएंगे? यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। तो देखिए ओरिजिन कहाँ पे चुनना है, ओरिजिन तो पोल पे चुनना है, सोचिए। तो पोल पे अगर ओरिजिन चुनना है तो पोल से मेरा ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये मेरा ऐसे वाई एक्सिस हो जाएगा, थोड़ा सोचिए, ठीक है। अब बताइए कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका कितना कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन तो यहाँ पे है। अगर मैं पूछूं कि व्हाट आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या कोऑर्डिनेट है, कितने लोग बताएंगे? ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट कितने लोग बताएंगे? ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट कितने लोग बताएंगे? ये ओरिजिन हो गया, पोल ओरिजिन हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट बताइए, पोल के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट। राधे श्याम कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए। आदि भारद्वाज दो बता रहे हैं ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट। राधे श्याम क्या पूछना है पूछिए, लिख के पूछिए, लिख के पूछिए, ठीक है। चूँकि अभी मेरे पास बोल के पूछने की फैसिलिटी नहीं है, इसलिए जो पूछना है लिख के पूछिए। राधे श्याम लिख के पूछिए। ऑब्जेक्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसका आपको एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, वाई कोऑर्डिनेट बताना है, पोल ओरिजिन है। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। राधे श्याम क्या पूछना है पूछिए। सलोनी 40 एंड 3, 40 एंड 3, गुड। अंजलि 3 एंड 4, अंजलि 3 एंड 4, राधे श्याम 4 और 0.3, ठीक है। ऐसे राधे श्याम पूछ क्या रहे थे, कुछ पूछना था राधे श्याम को? मंतोष बजाज 0.3, गुड्डू कुमार 40, 0.3, ऐसे, ठीक है। चलिए मिलाते हैं, मिलाते हैं। देखिए इसका हमको कोऑर्डिनेट बताना है। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसे ऐसे ना कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का बताते हैं, परपेंडिकुलर डाले, दिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, आई थिंक आपको पता है। तो ये पोल हो गया ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। इसका कोऑर्डिनेट यहाँ से परपेंडिकुलर डाले, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका हुआ 40 cm, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताने के लिए वहाँ से परपेंडिकुलर डाले, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, परपेंडिकुलर की लंबाई वाई कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाले, एक्स कोऑर्डिनेट 40, परपेंडिकुलर की लंबाई 3 mm ऊपर है, तो 40 cm 3 mm, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या, मतलब ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट आपको पता है कि 40 cm, और जो u होता है तो u में हम लोग x कोऑर्डिनेट ही भरे थे ना, जब 1/v + 1/u 1/f यूज़ किए थे, तो ऑब्जेक्ट का कौन सा कोऑर्डिनेट पुट किए थे, x कोऑर्डिनेट। यानी जब हम 1/v + 1/u = 1/f का यूज़ करते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं हो, किसी क्वाड्रेंट में हो, तो वैसी स्थिति में u के जगह पर ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट भरा जाएगा, ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट भरा जाएगा, और सॉल्व करने पर जो v निकलेगा वह इमेज का x कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। लेकिन सवाल में मुझसे पूछा वाई कोऑर्डिनेट, तो देखिए ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट 3 mm है। मुझे पता है कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 3 mm है। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 3 mm, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू +3 mm, +3 mm। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज बताइए, इमेज का वाई कोऑर्डिनेट बताइए। अब ऐसा भी सवाल होगा, एक तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मैंने बताया कि हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड हो, अगर ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, जैसे 6 फीट का आदमी है, 4 फीट का आदमी है, उसका इमेज बन रहा है, तो उसका अगर इमेज बन रहा है तो मैग्नीफिकेशन हम लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन होगा जिसमें ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड नहीं होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा और वो किसी क्वाड्रेंट में रखा होगा, तो उस केस में उसका हाइट तो नहीं होगा। अब इसका कोई हाइट थोड़े ना है, इसका एक वाई कोऑर्डिनेट है जो हाइट जैसा दिख रहा है। ऑब्जेक्ट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हाइट जैसा दिख रहा है, और इमेज कहीं बनेगा उसका भी कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा जो हाइट जैसा दिखेगा। तो मैग्नीफिकेशन को एक नए ढंग से हम लिख सकते हैं, मैग्नीफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज के जगह पर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के जगह पर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज इक्वल टू -v/u। इसको आगे अगर सॉल्व किया जाए तो दिस इज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज बाय वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज मुझे निकालना है और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट है 3 mm प्लस में। हमेशा साइन कन्वेंशन यूज़ कीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट दिस इज 3 mm इज इक्वल टू -v कितना हम लोग निकाले थे, शायद निकाले थे -8 cm, शायद मिला लीजिएगा, प्रोबेबली -8 cm निकाले थे।
अगर -8 cm निकाले थे तो माइनस भी कितना निकाले थे, -8 cm प्रोबेबली बाई यू कितना था, +40 था, तो यू था +40। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, cm से cm कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 से 40 कट गया, दिस इज़ 5 टाइम्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हुआ, 5 इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 3 mm। तो यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज 3/5, तो 3/5 हो जाएगा 0.6 mm, और ये प्लस में आ रहा है। प्लस में आना क्या इंडिकेट कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज 0.6 mm, ठीक है। और वी जो निकलता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो v निकलता है वो इमेज का x कोऑर्डिनेट होता है। तो v का मान -8, -8 का मतलब कि पोल से -8 मतलब आईना के आगे जाइए, तो पोल से 8 cm जाइए, और पोल से 8 cm जाने के बाद y कोऑर्डिनेट है 0.6 mm, तो यहाँ से 0.6 mm ऊपर जाइए, तो वहाँ पे आपको इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई पड़ेगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बताइए समझ में आया कि नहीं आया। आगे बढ़ा जाए कि क्वेश्चन रिवाइज किया जाए, आगे बढ़ा जाए रिवाइज किया जाए, आगे बढ़ा जाए। राधेश्याम आगे आ गया, ठीक है, राधेश्याम आ गया, समझ में, सबको समझ में आ गया, ठीक है, सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज़ हुआ, कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ कि आने वाली रेस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑब्जेक्ट कहते हैं, जाने वाली रेस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इमेज कहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हम बहुत सारी बातें सीखे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। याद रखिए हमें सीखना है, क्वेश्चंस के थ्रू सीखना है, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन इसलिए होता है ताकि हम सीखें, ठीक है, क्योंकि थ्योरी में हम बहुत सारी बातें नहीं सीख पाते हैं और बहुत सारी बातों को हम क्वेश्चंस के थ्रू सीखते हैं। जीवन में चीज़ों को हम कैसे सीखते हैं, हमारे जीवन में जब संघर्ष होता है, लड़ाई होती है, तो हम चीज़ों को सीखते हैं। अगर हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है तो हम नहीं सीख पाएंगे, लेकिन अगर हमारे जीवन में कुछ बुरा भी हो रहा है, हमारे साथ कुछ लोग बुरा बर्ताव भी कर रहे हैं, तो हम सीखते हैं। तो हम बुरी चीज़ों से सीखते हैं, और हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से सीखते हैं, और हम वैसे क्वेश्चन से सीखते हैं जो हमसे नहीं बन रहा है। जो क्वेश्चन हमसे बन गया उससे हम क्या सीखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें मतलब बनने वाला क्वेश्चन भी बनाना चाहिए, पहले इजी क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहिए। और इजी क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करना चाहिए कि ताकि मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, और जब मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट को आगे के क्वेश्चन से क्लियर करेंगे, ठीक है। ये सीखने का यही तरीका होता है। चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम 6 नंबर बना रहे हैं, और 6 नंबर क्वेश्चन पहले आप ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ करेंगे, आप दिमाग लगाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में रॉन्ग करते हैं, इस क्वेश्चन में कहाँ पे रॉन्ग करते हैं वो समझ में आ जाएगा कि रॉन्ग कहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन में इमेज का कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। डायग्राम में मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, दिस इज़ द कॉनकेव मिरर। देखिए एक अच्छा सा प्यारा सा मिरर बना लीजिए, दिस इज़ ए कॉनकेव मिरर, ठीक है। और इसके फोकल लेंथ को दिखा दीजिए, फोकल लेंथ बराबर -20, ठीक है। अब देखिए जिस क्वेश्चन सेटर ने ये क्वेश्चन सेट किया है, तो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगेगा कि क्वेश्चन सेटर ने फोकल लेंथ को साइन के साथ दे दिया है -20, ठीक है, साइन के साथ दे दिया है। दिस वेरी गुड, साइन के साथ फोकल लेंथ -20 उसने दे दिया है। उसके बाद उसने प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसे शो किया है, यहाँ पे पोल है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे है, पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक्सिस पे नहीं है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस गिवन है, दिस डिस्टेंस इज़ 3 mm, ये डिस्टेंस 3 mm है, चलिए अच्छी बात है। और ये जो डिस्टेंस है दिस इज़ 30 cm, पोल से ये डिस्टेंस है, दिस इज़ 30 cm। उसके बाद यहाँ तक तो उसने ठीक किया, यहाँ तक तो मुझे कहानी समझ में आई। अब उसने क्या किया कि जो ऑब्जेक्ट है उसी को ओरिजिन चुन लिया है, ऑब्जेक्ट को ओरिजिन चुन के, और यहाँ से एक एक्स एक्सिस बना लिया, ऐसे यहाँ से ऐसे एक एक्स एक्सिस बना लिया है, और यहाँ से एक वाई एक्सिस ऐसे बना लिया है, दिस इज़ वाई एक्सिस।
यानी ओरिजिन उसने कहाँ चुन लिया, ऑब्जेक्ट इज टेकन एज ओरिजिन। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट इज टेकन एज ओरिजिन, ठीक है। कोई सिरफिरा आदमी है, इसने कहा कि नहीं मैं पोल को ओरिजिन नहीं चुनूंगा, मैं ऑब्जेक्ट को ओरिजिन चुनूंगा। ओरिजिन तो हम कहीं भी चुन सकते हैं, तो क्वेश्चन में उसने ओरिजिन पोल को नहीं चुना है बल्कि ऑब्जेक्ट को उसने ओरिजिन चुना है। ऑब्जेक्ट इज टेकन एज ओरिजिन, ठीक है, ऑब्जेक्ट को ओरिजिन चुन लिया है। और फिर पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट को ओरिजिन अगर चुना जाए तो बताइए कि इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। अगर ऑब्जेक्ट को ओरिजिन चुना जाए, यानी कि ओरिजिन आप पोल को चुनते आए हैं, लेकिन बोल रहा है कि नहीं भाई साहब, पोल को ओरिजिन नहीं चुनना है, आपको ओरिजिन कहाँ पे चुनना है, आपको ओरिजिन ऑब्जेक्ट को चुनना है। तो अब बताइए कि इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा। चलिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। दिस ए गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है कि ऑब्जेक्ट को अगर हम ओरिजिन चुने तो बताइए कि इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा। कितने लोग सोच पा रहे हैं? और अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन को पहले 2 बार 4 बार बनाइए। याद रखिए, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको फर्दर क्वेश्चन सॉल्व होना अपने आप शुरू हो जाएंगे। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है उसी को प्रैक्टिस करना है, उसी को प्रैक्टिस करना है और फर्दर एफर्ट लगाना है। आगे के क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व होंगे। अच्छा ये बताइए कि आप इसको ट्राई करेंगे कि हम सॉल्व करें। आप ये हमको बताइए कि क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा कि हम सॉल्व करें। अच्छा बता रहे राधेश्याम बता रहे हैं यू का मान 30, मैसेज मेरे स्क्रीन से चला गया, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे कि हम सॉल्व करें? आप ये बताइए, आप लोग बनाइएगा कि हम बनाए क्वेश्चन को? आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हम बनाएं? थोड़ा सा एफर्ट लगा लीजिए। तनुशाही सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए सलोनी बता रही है -50 0.9, सॉल्व कीजिए। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। वैसे आप देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में किया क्या उसने, हम लोगों को बताया गया कि हम पोल को ओरिजिन चुनते हैं, ठीक है। बट कंपटीशन में क्या है कि कंपटीशन में आपको सारी परंपरा तोड़ देगा। यदि आप क्रिकेट गांव में खेल रहे हैं तो फिर बॉलिंग कराने वाले मतलब वो उतने एक्सपर्ट तो नहीं होंगे। लेकिन सपोज़ करिए अगर आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं तो वहाँ बॉल फेंकने वाला ये सोच के बॉल फेंकेगा कि आपको आउट कराना है। बॉल फेंकने वाला सारी चीज़ों को, सारी हदों को पार कर जाएगा और वो ये सोच के बॉल फेंक रहा है कि आपको आउट कराना है। अब आप कैसे बॉल को खेल रहे हैं, कितना पेशेंस के साथ खेल रहे हैं, ठीक है, मैदान में कितना कूल होके खड़े हैं, बॉल पे कितनी आपकी पकड़ है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप खेल कैसे रहें। अदरवाइज़ एक अच्छा खिलाड़ी ईजी बॉल पे आउट हो जाता है। बहुत सारे क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा कि अच्छे खिलाड़ी ईजी बॉल पे आउट हो गए और टफ़ बॉल को उन्होंने खेला है, तो टफ़ बॉल को उन्होंने खेला है और ईजी बॉल पे आउट हुए हैं। तो बॉल खेलना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से घबराना नहीं। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, बैक जाइए, पीछे के क्वेश्चन को फिर सॉल्व कीजिए, फिर आगे बढ़िए, फिर पीछे जाइए, फिर आगे बढ़िए, आगे पीछे बढ़ने का प्रोसेस जारी रखिए, क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। पहले तो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट इज टेकन एज ओरिजिन, यानी उसने अपना ओरिजिन यहाँ लिया है। चलिए उसने यहाँ पे ओरिजिन लिया है तो मेरा ओरिजिन यहाँ पे, क्वेश्चन का ओरिजिन यहाँ पे, लेकिन हमारे फिजिक्स का ओरिजिन यहाँ पे। याद रखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन का ओरिजिन है, मेरे फिजिक्स का ओरिजिन यहाँ पे है। ये तो चीज़ हो गई कि ऑब्जेक्ट इज टेकन एज ओरिजिन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। इतना तो कंफर्म हो गया कि मेरे इस क्वेश्चन का जो ओरिजिन है वो यहाँ नहीं है, लेकिन मेरे फिजिक्स का जो ओरिजिन है वो यहाँ पे है। तो अब बताइए कि हम पहले किसके ओरिजिन को माने, हम अपने फिजिक्स के ओरिजिन को माने कि क्वेश्चन के ओरिजिन को माने? सर्टेनली हमें फिजिक्स के ओरिजिन को मानना चाहिए, हमें फिजिक्स की बात माननी चाहिए, क्योंकि अगर हम फिजिक्स की बात मानेंगे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का फॉर्मूला देगा। और अगर हम इसको ओरिजिन ले लेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। अगर हम इसको ओरिजिन मान लेते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन अगर हम किसको ओरिजिन मानते हैं, पोल को, तो हमारे पास फिजिक्स रहेगी, ठीक है। तो आप इसको ओरिजिन मत मानिए, आप इसको ओरिजिन मानिए। आप अगर इसको ओरिजिन मानेंगे आपके पास कुछ नहीं रहेगा, आगे लिखने के लिए कुछ नहीं रहेगा। आप इसको ओरिजिन मानेंगे तो आपके पास फिजिक्स रहेगा। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास फिजिक्स है।
और अगर मेरे पास फिजिक्स के इक्वेशंस हैं तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप ओरिजिन मानिए पोल को, ठीक है। तो हम पोल को ओरिजिन ले रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पोल एज ओरिजिन ले रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन में उसने ऐसा बोला नहीं है, ठीक है, पोल एज ओरिजिन। अब पोल को ओरिजिन लेके बताइए यू का मान कितना होगा। तो ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है, प्रिंसिपल एक्सिस पे तो है नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, और परपेंडिकुलर डालेंगे तो जो एक्स कोऑर्डिनेट इसका होगा, इसका 2 कोऑर्डिनेट होगा, परपेंडिकुलर डालेंगे तो दिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो यू होता है, चूँकि यू जो होता है वो पोल से प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है, तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला, प्रिंसिपल एक्सिस को उसने कहीं कट किया, जहाँ कट किया उसका डिस्टेंस यहाँ से मापिए 30 हुआ, तो यू का मान 30 लेंगे। आईना के आगे है तो -30 हो जाएगा, आईना के आगे है तो -30 हो जाएगा। फोकल लेंथ में ज़्यादा आपको टेंशन लेना भी नहीं है, -20 गिवन है। ऐसे सोच लीजिए पोल यहाँ पे है, गोला ऐसे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, फोकस इधर आएगा। आई थिंक आप समझ रहे हैं, फोकल लेंथ -20 होगा। और यहाँ से पहले आप v का मान निकालिए फिजिक्स से, 1/v + 1/u = 1/f। काफ़ी बल्कि फार्मूला है, इजी टू सॉल्व नहीं है, और उसको मैंने इजी फॉर्मेट दिया था, v = uf/u - f। तो u के जगह पर -30, f के जगह पर -20, u के जगह पर -30 - f के जगह पर -20। अगर मैं सही हूँ तो दिस इज इक्वल टू -30 × -20 बाई -30 + 20, 20 में से 30 गया -10, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, दिस इज -60 cm। अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो v का मान -60 आ गया। -60 का मतलब क्या हुआ कि आईना के आगे, आईना के आगे यानी इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, v मतलब नेगेटिव आया, नेगेटिव मतलब मिरर के आगे, तो मिरर के आगे मतलब इधर नहीं, मिरर के आगे, यहाँ से 60 आगे, 60 आगे आपका इमेज का लोकेशन पता चल गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या निकाली, तो आप जानते हैं कि ये जो v -60 निकला, ऑब्जेक्ट तो एक्सिस पर है नहीं, ऑब्जेक्ट किसी क्वाड्रेंट में है, तो ये इमेज का x कोऑर्डिनेट हो गया। जो v निकलता है वो इमेज का x कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। और जो u निकलता है, जो u होता है वो ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट होता है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, तो इमेज का हम x कोऑर्डिनेट जान चुके हैं कि इमेज का x कोऑर्डिनेट -60 है, मतलब यहाँ से 60 सेंटीमीटर पे जाइएगा तो यहाँ पे इमेज का x कोऑर्डिनेट है। अब इमेज का y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट इमेज का निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, तो मैग्नीफिकेशन बराबर y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज बाई y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v/u। यहाँ से हम लिख सकते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज मुझे फाइंड करना है बाई y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो हमको पोल को ओरिजिन लेना है। तो पोल को अगर ओरिजिन लिए तो यहाँ पे इसको ओरिजिन लिए तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहाँ पे ओरिजिन लिए हैं तो x कोऑर्डिनेट -30, x कोऑर्डिनेट -30, और y कोऑर्डिनेट हो गया नीचे है ना, y कोऑर्डिनेट किधर है, परपेंडिकुलर डालेंगे, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ओरिजिन यहाँ पे लेना है, ओरिजिन यहाँ पे लिए तो इसका कोऑर्डिनेट बताने के लिए यहाँ से परपेंडिकुलर डाले, दिस इज x कोऑर्डिनेट -30, y कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर डाले तो y कोऑर्डिनेट भी पोल के नीचे है, तो इमेज ऑब्जेक्ट का y कोऑर्डिनेट हो गया -3 mm, तो ये हो गया -3 mm बराबर -v, v मतलब इमेज का डिस्टेंस, तो इमेज का डिस्टेंस कितना निकला -60, तो दिस इज -60 बाई यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है -30। आई थिंक आप समझ रहे हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस 60 बाई -30 प्लस 60 बाई -30, ये कितना हो गया, दिस इज -2, ठीक है। 60 बाई -30 -2, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज बराबर कितना हो गया, -3 mm इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो गया 6 mm, y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज 6 mm। तो पहले आप पोल के रेस्पेक्ट में इमेज बनाइए, पहले आप पोल के रेस्पेक्ट में इमेज बनाइए, तो पोल के रेस्पेक्ट में x कोऑर्डिनेट कितना है -60, तो यहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ 30 है और 30 जाइए, तो और 30 जाइए तो यहाँ पे कुछ 60 बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये 60 बन जाएगा, तो इमेज कहाँ बनेगा -60, तो यहाँ से 60 पे चल गया आईना के सामने। उसके बाद y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज है 6 mm, तो 6 mm है प्लस 6 mm है, तो पोल से कहाँ जाना पड़ेगा ऊपर, तो यहाँ से 6 mm यहाँ ऊपर चले गए और 6 mm ऊपर चले गए, तो यहाँ पे इमेज बन गया, इमेज यहाँ बना। पोल के रेस्पेक्ट में 60 पे जाके 6 mm ऊपर इमेज बन गया, ये इमेज है। लेकिन मेरे क्वेश्चन में, अब अपने क्वेश्चन पे आ जाइए, पहले आप फिजिक्स से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, और जब आप फिजिक्स से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा
तो फिजिक्स से क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अब आप क्वेश्चन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आ जाइए। तो क्वेश्चन में ओरिजिन कहाँ पे चुना गया? ऑब्जेक्ट पे। अब यहाँ पे ओरिजिन चुना गया। अब सोचिए कि अब तो ओरिजिन यहाँ पे है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। तो अब इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट बताना है। आपको इमेज का कोऑर्डिनेट बताना है इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो अब पहले आप निकाले इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, फिजिक्स से सॉल्व किए। जब फिजिक्स से सॉल्व कर लिए तो इमेज यहाँ पे आ गया। जब इमेज यहाँ पे आ गया तो अब आप इमेज का कोऑर्डिनेट बताएंगे किसके रेस्पेक्ट में? मैंने क्वेश्चन का आंसर कैसे बताएंगे? क्वेश्चन का आंसर कैसे बताएंगे? आंसर ऑफ क्वेश्चन, आंसर ऑफ क्वेश्चन। तो अब मेरा ये ओरिजिन हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया। यहाँ पे इमेज हो गया, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, है ना। ये अब ध्यान रखिए, यहाँ पे ओरिजिन है तो ये x है और ये y है। तो इसका कोऑर्डिनेट बताना है इमेज का, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालें, दिस इज x कोऑर्डिनेट, दिस इज x कोऑर्डिनेट। अब ये कितना होगा? सोचिए, यहाँ से यहाँ कितना होगा? तो यहाँ से यहाँ 30 था, यहाँ से यहाँ 30 था और यहाँ से यहाँ 60 है। तो यहाँ से यहाँ अगर 30 है और यहाँ से यहाँ अगर 60 है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? तो 60 में से 30 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ ये 30 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 30 हो जाएगा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए? इसका मुझे कोऑर्डिनेट बताना था। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट से x और y बना लिया और x और y बनाने के बाद यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, दिस इज़ x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज़ y कोऑर्डिनेट, ये y हो गया। अब y कितना होगा बोलिए? तो यहाँ से यहाँ कितना गिवन है? 3 mm, यहाँ से यहाँ 3 mm, तो यहाँ से यहाँ 3 mm और 6 mm, ये 3 mm था, यहाँ से यहाँ 3 mm था और ये 6 mm, 9 mm हो गया। तो ये टोटल मेरा 9 mm हो गया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज कितना हो गया? कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज जो ओरिजिन क्वेश्चन में दिया गया है उसके रेस्पेक्ट में इमेज का कोऑर्डिनेट हो गया, परपेंडिकुलर डाले, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट ये निकला और ये इधर किस में होगा? इधर माइनस में होगा, माइनस में होगा। तो क्या हो गया? दिस इज़ -30 cm और y कोऑर्डिनेट ऊपर है तो प्लस में होगा, दिस इज़ 9 mm। ये आपका आंसर हो गया। y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज होगा इसके रेस्पेक्ट में 9 mm, इसके रेस्पेक्ट में 9 mm और इस पोल के रेस्पेक्ट में 6 mm, ठीक है। और इसका x कोऑर्डिनेट पोल के रेस्पेक्ट में 60 cm और इसके रेस्पेक्ट में 30 cm, ठीक है। क्या आपको समझ में आया? क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज किया जाए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की यदि आपको समझ है तो क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन समझ में आया, दोबारा रिवाइज किया जाए। समझ में आ गया? सलोनी समझ में आ गया, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, अंजलि को भी समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को रिवाइज करिएगा। उसके बाद उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, उसको आप बनाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। 2 सॉल्व हो जाएगा, 3 सॉल्व हो जाएगा, 4 सॉल्व हो जाएगा, 5, 6 मैंने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कि किस तरह से हम मिरर फार्मूला को यूज़ करते हैं। 1/v + 1/u 1/f को किस प्रकार यूज़ करते हैं, मैग्नीफिकेशन के फार्मूला को किस प्रकार से यूज़ करते हैं। एक बार चीज़ों को आप रिवाइज़ कर लीजिए।